बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन बलूचिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है उस तरह से मैं ये नहीं कह सकती कि खैरियत का मंजर है वहाँ पर। बलूचिस्तान एक सूबा है नहीं, और ये सिर्फ एक सूबे को गैर मुतज़लज़ल करने की कोशिश नहीं है। दर हकीकत बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को करने का मकसद ये है कि दुश्मन ये वाज़े अल्फाज में पैगाम देना चाहता है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो लगभग आज की अगर नंबर्स की बात की जाए, 75 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 54 का फिगर 2 दिन पहले तक था। अब सूरत हाल बलूचिस्तान में उस तरह से, जिस तरह जाहिर है एक आम आदमी के समझने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि हर चप्पे पे दहशतगर्द बैठ गए आकर और बलूचिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया जब मैं देख रही हूं तो वो पता नहीं कौन से बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत में आकर दहशतगर्दी करते हैं बरास्ता अफगानिस्तान। हमने वहां पर बाढ़ लगा रखी है, उसके बावजूद जो बात DGISPR कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यहां से उठाकर इनको फेंकना है, इनको बाहर फेंकना है, क्योंकि ये गैर कानूनी तारिके वतन बनकर पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं मुसलसल बुनियादों पर, चाहे कराची का हालिया वाकया हो या फिर इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल। और मैं ये बात कहने पर मेरा ख्याल है मैं बहुत कन्विंसिंगली ये बात कह रही हूं कि जो एपेक्स कमेटी में अल्फाज अदा किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो कहा कि शोर शराबों से, हेडलाइंस बनाने से अगर जंगें जीती जा रही होती तो शायद आज बहुत सारी जंगें जीत चुके होते लोग। लेकिन हकीकत यह है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के जरिए ही जंगों को लड़ा जाता है। बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दों को स्पॉन्सर कर रहा है हिंदुस्तान, तो जरा उसका भी आज करते हैं पोस्टमार्टम कि किस हद तक हिंदुस्तान इस सारी कार्रवाइयों को फैला रहा है और इसका मकसद क्या है। दर हकीकत तो बात यह है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम क्यों मेरा जाती तौर पर तो ख्याल यह है कि जब इनके पल्ले कुछ रह ही नहीं गया, अपना मुल्क इनसे संभल नहीं रहा, वहां पर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं वो मार रही है, रोजाना मोदी के खिलाफ वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट उसके खिलाफ है, ऑपोजिशन रोजाना की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी से सवालात कर रही है। एक ऑपरेशन सिंदूर इसके लिए वाकई जिंदगी भर का तंदूर बनकर रह गया है। मुझसे बेहतर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनको वही शो पर लेटरली मुझे ज्वाइन करेंगे बाबर यूसुफ जई, मोहम्मद ने खुसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान। जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर उनसे जरूर अपडेट लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, सवालात बहुत भी हैं, लेकिन शायद ये एक सादा और अहम सवाल है कि इंटेलिजेंस इदारे हमारे पूरी तरह विजिलेंट हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, शहादतों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन दहशतगर्दों ने जिस तरह से ये बलूचिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके दानिश में क्या आप इस पर एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, टाइमिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों इस वक्त ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सना। असल में इन तमाम चीज़ों को मैं ये समझता हूँ, किसी भी टाइमलाइन, किसी भी थ्रेट, किसी भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक अचीवमेंट, पाकिस्तान का इंटरनेशनल दुनिया में मकाम, पाकिस्तान के जो एफर्ट्स मुख्तलिफ मौके पे, चाहे आप उसको उस वॉर से शुरू करें जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ी थी और यहाँ पे अमेरिका को एक फतह हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान उसका आज तक नुकसान उठा रहा है। इन तमाम चीज़ों को अगर उस वक्त से शुरू करके देखें तो याद रखिएगा कि हिलरी क्लिंटन की एक स्टेटमेंट है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड, हाई कोर्ट हर, उसने कहा था कि पाकिस्तान के इन कबायली इलाकों में आजकल जो शोरिश चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द इरेटिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अनकोट। वहां से इसको शुरू कर दीजिए। और जो दहशतगर्द तंजीमों को अमेरिका यहाँ छोड़ के गया था, जिनको उन्होंने न्यूयॉर्क की फारूक मस्जिद में इस्लाम के नाम पे और मुजाहिदीन के नाम पे भर्ती किया था, और जब उनकी वॉर खत्म हो गई तो वो IMU जो आज जिसकी बात हो रही है, दाइश आज जिसकी बात हो रही है, फितना अल खारिज आज जिसकी बात हो रही है, फितना अल हिंदुस्तान आज जिसकी बात हो रही है, ETIM आज जिसकी बात हो रही है, IMU जिसको आप क्लासिफाई करते हैं, ये सारी की सारी तंजीमें जो आज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये सारी पाकिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद डेवलप हुई थी। फिर जब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ऑपरेशन किए तो ये चली गई अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में इनको अमेरिकन ने बहुत सारे लोगों को पकड़ के पुलचरखी जेल में, काबुल जेल में डाल दिया।
जब ये दहशतगर्दों की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, जो मुनाफिक हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो भत्ताखोर हैं, जो नारकोटिक्स डीलर हैं, जो एक ऑल इंक्लूसिव नहीं, एक जबरदस्ती बैठे हैं, उन्होंने जेलों के दरवाजे खोल के इन तमाम तंजीमों के जो लोग थे उनको छोड़ दिया, और 10 बिलियन डॉलर के हथियार जो अमेरिकन इंटेंशनली छोड़ के गए थे, क्योंकि उनको पता था ये दहशतगर्दों के हाथ लगेंगे और दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लगेंगे, क्योंकि एक दहशतगर्द की हुकूमत वो छोड़ दी जा रही। तो वहां से जो कुछ चीजें हुई, अब जो इक्वेशन है उसमें तब्दीली इस तरह आई कि एक जमाना था 1973 में इंसर्जेंसी हुई थी बलूचिस्तान में, कुछ फौज के पास मॉडर्न वेपन्स थे और दहशतगर्दों के पास 303 राइफल होती थी। तो वहां पे बहुत बड़े ऑपरेशन हुए, दबाया गया। अब उनके पास भी कंपैटिबली वही वेपन आ गए हैं जो पाकिस्तान आर्मी के पास या पाकिस्तान रेंजर्स के पास, उनके पास नहीं। अच्छा। उसके साथ साथ अब जब ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा हुआ और अफगानिस्तान की हुकूमत लेके आया, जो पाकिस्तान अपनी एफर्ट से लेके आया है, तो साफ जाहिर है वो अफगानिस्तान के अंदर से एक नेशनल कैरेक्टर है। वो कहते हैं जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करो, जिस दोस्त से हाथ मिला के अपना काम लगाते हो उसकी पीठ में छुरा घोलो। ये इन दहशतगर्दों अफगान कौम का ये कैरेक्टर है। आप ओवर पीरियड टाइम, ओवर पीरियड हिस्ट्री उठा के, अब वो 44 लाख मुजाहिदीन जिनको पाकिस्तान ने रखा था, 44 लाख अपना वो जो रिफ्यूजीज को, और जिनका बोझ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया था, उसका कोई एहसान अफगानिस्तान नहीं उठाया। और उसके बाद साथ साथ ये एक नेक्सस हो गया जो अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया का नेक्सस, भारत का नेक्सस। और इसको आप किसी टाइम लाइन से मैं लिमिट नहीं कर रहा कि आज ये क्यों हो रहा है। ये तो अजीत कुमार डेविल ने आज से 10 साल पहले की एक वीडियो आपने भी बताया दफा चलाई, पाकिस्तान चली, ISPR ने भी चलाई, जिसमें वो राव के लोगों को कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, तो जो लोग दहशतगर्द है, दे आर नॉट रिलीजियसली मोटिवेटेड, दे आर मर्सेनरी, वी विल गिव देम मनी और हम उनको लड़ाएंगे, हम उनसे दहशतगर्दी की वारदातें करें। वो कॉन्टिन्यूटी आज तक है। उसकी वजह क्या है? वजह समझने की जरूरत है। वजह यह है कि भारत ने दहशतगर्दी को अपनी रियासती पॉलिसी के तौर पे बना लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे वो दहशतगर्दी हथियार से है, चाहे वो दहशतगर्दी लफ्ज से है, चाहे वो दहशतगर्दी पानी से है। इसलिए कि कल भारत का जो वजीर आबपाशी है, उससे 4 दिन पहले कांग्रेस में स्टेटमेंट दी है अपनी असेंबली में कि हमें नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल ने ये कहा है कि आप नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टू पाकिस्तान। CR पटेल उसका नाम है, कि अभी दहशतगर्दी। अब जब ये चीजें, तो ये किसी टाइम लिमिट के साथ उससे कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को डैमेज करना है। और 2.5 और स्ट्रेटेजी जो है भारत ने जो बनाई थी, वो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बनाई। उसका एक एलिमेंट था कि पाकिस्तान को बॉर्डर के ऊपर वो जो उन्होंने ड्रामे रचाए ना बहुत दफा, सर्जिकल और ये करो। दूसरा था दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज करो। तीसरा था उनको इकोनॉमिक डैमेज करो। साफ जाहिर है जिस पर आज तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो काम कर रही हैं, उसमें आपके वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, एमुनिशन इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रही है, तो वो आपको इकोनॉमिकली बर्डन कर रहा है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बगैर किसी टाइम लाइन के पाकिस्तान they have the policy ना, you absolutely right, they have the certain policy और वो उसके कंटिन्यूएशन में ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस है। मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा ब्रिगेडियर साहब। बाबर यूसुफजई, मामले खुसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, ज़ाहिर बहुत तवील चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक इस्तिलाह गलत या सही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर लोग जिस जबान में बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि आप ही जवाब दें, आप दाखिला के तर्जुमान भी हैं। ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की कैफियत है, क्योंकि यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं वैसे भी अदरवाइज भी पूछना चाहती हूं कि क्या अभी तक की जो ताज़ा हमारे पास अपडेट्स आई थी मंगी डैम पुलिस स्टेशन के हवाले से, वहां पर भी एक हमला किया गया जिसमें हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है। जरा मुझे थोड़ा सा पहले आगाह करें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ऑलमोस्ट 44%, 45% जो है वो ज़मीनी रकबा बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ मिलता है।
और बलूचिस्तान के साथ जो है 2 मुल्कों के बॉर्डर्स मिलते हैं, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर और एक ईरान का बॉर्डर। अफगानिस्तान का जो हमारे साथ बॉर्डर है वो 1260 किलोमीटर से जायद रकबे पर मुहित है। इसी तरह ईरान का जो बॉर्डर है वो 900 किलोमीटर से जायद रकबे पर मुहित है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये बॉर्डर्स जो हैं दोनों ममालिक के, ये 2160 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर मुहित हैं। हमारे पास जो है इंसर्जेंसी तो आप नहीं बोले, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, दरअंदाजी बहुत ज्यादा है। गुज़िश्ता साल मार्का हक में भारत को जिस तरीके से शिकस्त हुई, भारत अब अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, अपनी प्रॉक्सीज को, अपने फितनों को, फितनतुल ख्वारिज को, फितनतुल हिंदुस्तान को बलूचिस्तान भेज रहा है। और ये एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और अफगानिस्तान की पूरी सपोर्ट इन्हें हासिल है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान को ही क्यों? सवाल पैदा होता है कि बलूचिस्तान को क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर रेकोडेक है, यहाँ पर सेंदक है, यहाँ पर जो है सीपैक है। तो ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, बलूचिस्तान की मईशत ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मेरा सवाल जरा सा मुख्तलिफ था। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये बताएं कि ये ताने बाने तो हम जाहिर बिल्कुल आप दुरुस्ती कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मिलते हैं, लेकिन जो अभी मंगी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला था वो नाकाम बनाया गया है, उसकी थोड़ी सी मैं चाहती हूं कि आप अपडेट्स हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। बाबर साहब देखिए 5 और 6 जुलाई की रात को जो है फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने हमारे मांगी पुलिस स्टेशन का जो पंपिंग 3 था उसके ऊपर हमला किया था। और उसमें जो है हमारे पुलिस के जो बहादुर जवान थे वो बहादुरी से लड़े, उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और 29 जो है वो हमारे जो जवान थे, पुलिस के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। आखिरी गोली तक वो जवामर्दी से लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे इन दहशतगर्दों का। उसके बाद हमने इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन शाबान का आगाज किया। 6 और 7 जुलाई की रात को 19 फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और अब तक मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के देरपा अमन के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं, कुर्बानियां दे रही हैं, अपनी जानों के नजराने दे रही हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं ये पूरे स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। ये एक लाहासिल जंग है, ये कोई साइलो वसाइल की हकूक की जंग नहीं है, ना ये एहसास महरूमी की जंग है। भारत इन्हें स्पॉन्सर्ड कर रहा है, भारत इन्हें पैसे दे रहा है। मैं इसी पर आकर आपसे डिबेट कर लेती हूं और फिर जरा ब्रिगेडियर साहब से भी पूछेंगे कि वो इस वर्ड को थोड़ी पर बड़ी बात होती है कि वहां पे कहा जा रहा है शोरश ज़दा इलाके हैं, कुछ दफा ये भी हम सुनते रहे हैं माजी में भी कि भाई महरूमी है, एहसास महरूमी का शिकार लोग हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी तो बिल्कुल अलग चीज है। ये रियासत है जिसमें हम रहते हैं, इस रियासत का एक कानून है, इसके खिलाफ आप दहशतगर्द बन रहे हैं, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बनकर इस पर हमलावर हो रहे हैं, तो फिर हमारी फोर्सेज आपको नहीं बख्शेंगी। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है बलूचिस्तान के हालिया जो वाक़यात हैं और जो दहशतगर्दी का एक मरतबा फिर सर उठाता हुआ इफरीत है उसको कुचलने के हवाले से मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब ने और बाबर यूसुफजई साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, जो बात बाबर यूसुफजई साहब कह रहे हैं ज़ाहिर है वही कमोबेश आप उसका अहाता कर रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल एक ज़ाहिर माजी के पस मंज़र में उसको हमें समझाने की कोशिश की है। आज के हालात में गज़नफर साहब ये सवाल एक आम आदमी भी उठाता है और ज़ाहिर मैं वही सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ कि क्या हम जो काइनेटिक अप्रोच के साथ इस वक्त बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हुए हैं दहशतगर्दों को ज़ाहिर उनका कला कमा करने के लिए, हमारे पास हम बहुत हद तक ज़ाहिर है हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या आज के हालात में बलूचिस्तान के अंदर ड्रोन्स, फ़िज़ाई तरीक़ेकार, काइनेटिक अप्रोच के सारे यानी कि जो तरीके हैं उनको क्या अप्लाई करके वक्त के तकाजे जो आज कह रहे हैं कि भाई दहशतगर्दी जो है वो वाकईतन जितनी तेजी से सर उठा रही है उतनी तेजी से उसको कुचलना भी है, गो कि 75-54 का नंबर हमारे पास है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसको मजीद क्या रैपिड करने की जरूरत है, फोर्स करने की जरूरत है मजीद? ये जो नंबर है ना, ये आप जैसे कह रही हैं अगर 75 और 54 का नंबर है तो मेरे नजदीक ये नंबर डिसएडवांटेज है। अच्छा, इस नंबर को 75 और 0 का नंबर होना चाहिए, बेसिकली 75 या 4 का नंबर होना चाहिए। अगर 75 और 54 का नंबर है इसका मतलब है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स, देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज व्हिच हैव टू बी फुलफिल्ड। अगर जैसे अभी ज़ियारत के ऊपर जब हमला हुआ वो पुलिस बड़ी बहादुरी से लड़ी,
पुलिस बात, अब सोचने की बात यह है क्या पुलिस के पास, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब से अमेरिका से इन लोगों ने हथियार उठाए हैं और जो इनके हवाले किए गए हैं, जो अफगानिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत ने किए हैं, तो दे आर आर्म्ड विद वेरी लेटेस्ट वेपन, लेजर वेपन है इनके पास, अच्छा। लेजर टेक्नोलॉजी है, हेलमेट्स हैं, गन्स हैं, अमेरिकन गन्स हैं। तो क्या जो पुलिस के लोग वहां थे, लड़े थे वो बहुत बहादुरी से, वहां पे एक ऐसे थे सोहबत खान, मैं आई सल्यूट हिम, वो पता नहीं कितनी देर अपने जवानों के साथ लड़ते रहे, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जो नंबर है ना, ये बड़ी सम नंबर है। इतनी कैजुअलिटीज आपने जब दो फौजें एक सामने के दूसरे सामने खड़ी होती है ना, उस वक्त इतनी कैजुअलिटीज होती है। ये एक ऐसी वॉर है, उस वक्त भी कम होती है। ये एक ऐसी वॉर है जो अनमैन्ड बॉर्डर की वॉर, मुझे ये पता है कि मैंने 1973 में अपना कलात से लेके सुराब, स्वरूप, फाजल बचल, मावन, डेरा बुक्ती, इन सारे इलाकों में हमने घूम के देखा हुआ। बलूचिस्तान इज अ वेरी रगेड ट्रेन, इन ज़ियारत के गिर्द, मस्तूम के गिर्द, क्वेटा के गिर्द, लोरलाई के गिर्द, ऐसे पहाड़ों की रेंजेस हैं जहाँ पूरी फौज भी छुपा देंगे तो पता नहीं चलेगा। जिसका एडवांटेज है ये दहशतगर्द उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी फिजाई निगरानी की जरूरत है। अगर उनके वहां, जैसे आपने देखा एक फैमिली जा रही थी, वो स्ट्रे हो गई, एक ट्रैक पे चली गई, तो उसको दहशतगर्दों ने मार दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर सिर्फ आप ये समझे कि ग्राउंड ऑपरेशन, तो काइनेटिक ऑपरेशन जो है उनके अंदर एक इंटेग्रेटेड, जिसमें आपके ड्रोन भी हो, आपकी एयर भी हो, ग्राउंड ऑपरेशन भी हो, और उसके साथ इसका स्कोप, इसकी डायमेंशन बढ़ती जा रही है। अब कल एपेक्स कमेटी का इजलास था, तो अगर आप तक खबर पहुंची होगी कि चांदी के अंदर वो दहशतगर्द आके पूरे शहर में दहशत करते रहे। अब वो क्यों आए, यहाँ सोचने की बात है ना। वो ये नहीं कि वो ये गोरिल्ला टैक्टिक्स होती है कि दे वांटेड टू गिव अ मैसेज कि हम यहाँ पे, और वहां पे जो लोकल्स हैं वो उससे परेशान नहीं थे। तो इसका मतलब है देयर इज सम सॉफ्टवेयर एरिया सपोर्ट जो इन दहशतगर्द तंजीमों को हासिल है। अभी जियारत जो है वो तो पश्तून इलाका है ना, और आगे नीचे जाएंगे तो जो बलोच इलाके हैं तो पश्तूनों में और बलोच में जो जंग हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ, ये गालबन मैं गलत समझता हूँ, इस वक्त एक पॉलिटिकल अप्रोच लेके भी चलने की जरूरत है। ठीक जो बात। इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत है उसको मैं समझता हूँ काइनेटिक ऑपरेशन तो फौज करेगी, ठीक है ना, उससे तो कोई हेसिटेशन नहीं है। कुर्बानियां कल ही 48 कुर्बानियां होगी, आगे भी देते रहेंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारा दिल खून की आंसू होता है जब हमें ये पता चलता है कि इतने लोग शहीद हो गए। आपको पता नहीं कि क्या हाल होता है उन लोगों का, जो यूनिफॉर्म आपका भी होता होगा, लेकिन चूंकि मैं उसमें रहा हूँ तो मेरा तो दिल जो है वो कट जाता। मैं वो खबर नहीं देखना चाहता जो खबर ये ना हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि देयर हैज टू बी अ काइनेटिक कम पॉलिटिको कम डिप्लोमेटिक अप्रोच। डिप्लोमेटिक अप्रोच हैज टू गो टू द इंडियन लेवल के जी। वो उसको, अब हमने ईरान अमेरिका के लिए कितना काम किया है, जी। हम अमन लेके आए। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को अगर कॉशन करे या इन्वॉल्व करे, अभी बीएलए और बीआरए को वो करने के लिए प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन कराने हाँ। की यूनाइटेड नेशन करारदाद हुई थी ना, तो उसको किसने टेक्निकली होल्ड किया, क्यों होल्ड किया, किस लिए होल्ड किया? अगर उनको आप दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड को तो कर दिया। तो मेरा मतलब ये कि इस वक्त एक गैप में काम हो रहा है, मैं ये समझता हूँ। बहुत अच्छी बात हमें कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है कि आप बलूचिस्तान के अंदर, कल बलूचिस्तान में एक एपीसी हुई है, अब जितने लोग शहीद हो रहे हैं वो या पश्तून है या बलोची है, उनको बलोची ही मार रहे हैं। यानी ये तो कोई आजादी की तहरीक ना, ये तो कोई सेप नहीं हुई ना। जब बलोची बलोची को मार रहा है या केपीके में पठान पठान को मार, इसका तो मतलब है वो किसी और दहशतगर्द तंजीम के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, दहशतगर्द हुकूमत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान या भारत है इसको डिप्लोमेटिकली एंगेज करने, जो पाकिस्तान करता रहा है, चाइना बहुत दफा बात करता रहा है, लेकिन वो जो नारकोटिक्स डीलर की वो जो कौम लूत की जो हुकूमत बैठी हुई अफगानिस्तान में, वो तो नहीं सुनती थी, उसने तो चाइना की बात नहीं सुनी, उन्होंने चाइना के। तो इसका मतलब है एक तो वो दायरा, मुझे मेरी नाक़िस अक्ल ये कहती है कि वो हमारी हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, आपको उनको लेके चलने की जरूरत है। दुनिया को बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं यार, शहीद हो रहे हैं। मेरा कंसर्न यही था ना ब्रिगेडियर साहब, यकीन करें आप बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बड़ी जरूरी है कि अगर जो बलूचिस्तान के हार्ड कोर सियासत है वो अपोजिशन में बैठे हैं, अचकजई साहब का गवर्नमेंट से डिफरेंस हो सकता है, अख्तर मेंगल का भी है,
पॉलिटिकल इश्यूज पे डिफरेंस है, But they should be come on the political side. बिल्कुल ठीक बात। वो लोग भी तो काम करें ना, अपने बलूचियों सारी स्टेटमेंट देने से तो गुजारा नहीं होगा। और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जितने कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में बैठे हुए हैं वो कुछ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं ना, कोई खरान का है, कोई क्वेटा का है, कोई तो उनको अपने इलाकों में जो लोग ऐसे हैं जो शरपसंद एलिमेंट है वहां पे उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? बिल्कुल बात सही। मतलब मैं वाकई बहुत दिल गिरफ्तार हूँ इस मामले पर ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ फौज की जिम्मेदारी में दे देना भाई, इस तरह तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें जो है वो। आई एग्री विद योर पॉइंट ब्रिगेडियर साहब, बट लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ। मैं आज प्रोग्राम करते हुए जब आ भी रही थी तो मैं भी ये सोची थी हम कब तक ये बात बताते रहें कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्द जो हैं वो सरजमीन बलूचिस्तान के अंदर घुस गए हैं, या केपी के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, मतलब इनफ इज इनफ वाली कंडीशन है, होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि इसमें साइमल्टेनियसली जाहिर है जब काइनेटिक अप्रोच है तो फिर पॉलिटिकल अप्रोच को भी उसी की तरह उतना ही अहमियत देनी चाहिए। बाबर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त जो जाहिर है ऑपरेशन है, ऑपरेशन शाबान का भी हम तस्करा कर रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अवाम की इस वक्त क्या पल्स है वहां पर, लोग और आपकी हुकूमत की जानिब से उनको किस तरह एंगेज किया जा रहा है? जो बातें ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल जाहिर ठीक है कि वहां पर अगर इलाके के लोग मौजूद हैं तो उन तक की आगाही होना जरूरी है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप हमें उसकी शनाख्त के बारे में खुफिया तौर पर मुत्तला जरूर करें। और दूसरा अहम तरीन सवाल ये कि क्या खुद इस वक्त बलूचिस्तान में रहने वाली अवाम जो है वो इन सारे मामलात में आपके साथ देर ऑन बोर्ड तो है, लेकिन वो खौफ का शिकार तो नहीं होगी? इस वक्त जो हालात हैं बलूचिस्तान में, कोई इसमें दो राय नहीं है कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज जो हैं वो मासूम लोगों को, सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। उनका जो टारगेट है वो यही लोग हैं। वो कौन लोग हैं? वो ये लोग हैं जो बलूचिस्तान का बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते, जो मजदूरों को, बच्चों को और मुसाफिरों को निशाना बनाते हैं। ये पूरा इन्हें जो है स्क्रिप्ट दिया गया है, इसे प्लानिंग दी गई है और प्लानिंग के जरिए ही वो बलूचिस्तान के अमन को जो है सबूताज कर रहे हैं। तो मैं ये बात आपको वाजे कर दूं, ये जो बलूचिस्तान में इस वक्त इंसर्जेंसी की सूरत हाल है या दहशतगर्दी है, इंसर्जेंसी भी आप इसे नहीं बोले, इंसर्जेंसी तो अपने हकूक के लिए होती है, यहाँ पर कोई हकूक की जंग नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और भारत इन्हें स्पॉन्सर्ड कर रहा है, भारत इन्हें पैसे दे रहा है। भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए बलूचिस्तान में उसने अपने फितनों को जो है यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। और ये जो ताजा लहर है इसमें वाज़ेह हुआ है। गुज़िश्ता दिनों देखें कराची पर जो, एक मिनट, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ, आखिरी सवाल कि आज के दिन तक वहां क्या हालात हैं? कुछ तब्दीलियां नजर आई हैं, दुकानें वगैरह, क्योंकि जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बिल्कुल ही अजीब है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ बहैसियत तर्जुमान, आप बताइए, दुकानें खुली हुई हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या वो जो ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है खुदा ना खास्ता कि बिल्कुल ही सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, वो है? बाबर साहब, आखिरी जवाब। नहीं, मामूल रोजमर्रा की जो मामूलात की जिंदगी है वो अपने मामूल के मुताबिक जारी सारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आईबी ऑपरेशंस भी कर रही हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रही हैं, क्लियरेंस ऑपरेशंस भी कर रही हैं, लेकिन इससे बलूचिस्तान का जो आम शहरी है उसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार भी हो रहा है, कारोबार भी हो रहा है, बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं और तमाम रोजमर्रा के जो मामूलात हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच बाबर यूसुफ ने खुसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि ये बलूचिस्तान को जो टारगेट करने की हमेशा से हिंदुस्तान की कोशिश है, इसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा है। और जो बात ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक इनका पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक सिलेबस का हिस्सा है, इनका टारगेट यह है कि ये इस तरह ये पूरे इस खत्ते को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं और इनके लिए टाइमिंग का मसला नहीं है, ये इन्होंने कंटिन्यूस इनका प्रोसेस है। सो इसको ज़ाहिर है फिर कहीं ना कहीं नेगेट करने की ज़रूरत है। और अमेरिका के साथ इस वक्त जिस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक इसको डिबेट करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू करते हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप सर, थैंक यू वेरी मच।
ये बात हो रही थी खालिद साहब कि ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ हो चुकी है और हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड है। जब हम बलूचिस्तान के इशू पे बात करते हैं, चाहे वह अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो या फिर बिलखुसूस मैं कहना चाहूँगी कि अमेरिका के साथ मामलात हों, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को एक मरतबा और तवाना आवाज़ के साथ इस मामले को उठाना चाहिए कि हिंदुस्तान को बहरहाल रोकने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के तमाम तरह स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जिनको वो यहाँ भेज रहा है उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए? खालिद साहब। जी मैं दुनिया में दोस्तों से बात करता रहता हूँ, पाकिस्तान में भी, अमेरिका और मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे पता लगता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस और रेलेवेंस अब बनी है, खासतौर पर जब से हमने अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवाने में सबसे अहम रोल प्ले किया है। दुरुस्त है। दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है, हमें रेलेवेंट जानती है, वही समझ रही है कि हम पीस लविंग मुल्क हैं। जब हम दूसरों के मामलात में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी ताकतों को, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सनली, अमेरिका को, रूस को, चीन को, हमारी बात भी समझनी चाहिए, हमारी मजबूरियां भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुली है। बेसिकली हम एक एडवांटेज पर हैं, उसको कन्वर्ट करना चाहिए इनटू वैल्यू बाय क्रिएटिंग एन अवेयरनेस लोगों के ज़हनों में, खास तौर पर जो बड़े ममालिक हैं उनके ज़हनों में, कि आप हमारे मसले में भी पढ़ें, रेसिप्रोकेशन करें, और हम कोई रेसिप्रोकेशन आपसे डोनेशन नहीं मांग रहे, हम आपकी एफर्ट, मॉरल सपोर्ट और डिप्लोमेटिक प्रेशर आपसे मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो खालिद साहब, क्या इस वक्त जो चैलेंज है, देखिए हाइब्रिड वॉर की बात हम करते हैं और फिर दूसरी जानिब अभी मैं बात कर रही थी ब्रिगेडियर साहब से, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द भी ये वो हैं जो अमेरिका ज़ाहिर है जब यहाँ से जा रहा था अफगानिस्तान से तो वो तो बस रात के अंधेरे में भाग गया और उनके हथियार और उनकी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आज दिन ये दहशतगर्द स्पॉन्सर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से इंटेलिजेंस बुनियादों पर पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त दायरे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं, इसमें मज़ीद कुछ और आस्पेक्ट भी हैं जो आप समझते हैं कि उन एलिमेंट्स को भी इंसर्ट किया जाए ताकि दहशतगर्दों की ये जो ये बात बन रही है, पूरी दुनिया में बन रही है, फिर हम भी डिबेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा जेप्रेटाइज है बहुत सारे हालात की वजह से, तो क्या पाकिस्तानी फोर्सेस और जो हमारी जाहिर है बाकी तमाम तर हाइब्रिड वॉर के तरीक़ेकार हैं उसको भी यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी? देखिए, बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं जो आज रात या एक दिन में पैदा नहीं हुए। तकरीबन 78 सालों से वो बड़ा रकबा है। हमने देखा कि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस तरह नहीं साथ चला मुल्क के दूसरे हिस्सों के। उसकी वजह यह है कि वहाँ सरदारी निज़ाम है। सरदारी निज़ाम के मैं खिलाफ नहीं ओवरऑल कह रहा, लेकिन लोगों में एक एलिमेंट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है। उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग निस्बतन कम है कि हमारी पार्टिसिपेशन है। मेरी खुद 2 दफा पोस्टिंग रही है क्वेटा में। मैं पूरे एरिया को जानता हूँ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दूर-दूर तक, सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लोगों में ये एहसास है कि शायद हमारा जो तमाम की तमाम कंट्रीब्यूशन हमारी आती है वो क्वेटा और उसके इर्द-गिर्द खत्म हो जाते हैं हमारे पैसे, और इतनी दूर तक नहीं खर्च हो पाते। तो जी, इसको मैं कह रहा हूँ, जब वो इस तरह की एक एलिमेंट ऑफ पावरलेस कह लें, एक एलिमेंट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो या लेस कंट्रीब्यूटिंग हो, तो फिर लोगों में ये डेप्रिवेशन आ जाती है। उनको एंगेज करना पड़ता है। सेंस ऑफ, अभी मैं कुछ हुकूमती इदारे टॉप के जो हमारे हैं, स्टेट के जो इदारे हैं, मैं देख रहा था उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग शुरू की है, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू की है डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि अगर कलात के डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होनी है तो कलात के लोग, उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के गवर्नमेंट ऑफिसर, कमिश्नर और दूसरे मिलकर बैठ के डिसाइड करें कि नंबर 1 एक कलात के फलां गांव को पहले बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए या सड़कें चाहिए। तो ये होती है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। ये तो लेकिन कुछ अर्सा लगेगा आपने जब तक हम इसको इंशाल्लाह ओवरकम ठीक करेंगे। है, वो चैलेंज वाली बात का आपने जवाब दिया, लेकिन खालिद साहब मैं दोबारा तकरार से सवाल कर रही हूँ, किन एस्पेक्ट्स पर इन दहशतगर्दों के साथ इनका सामना, क्योंकि एक अभी मंगी जो बता रही हूँ बार बार के ऑपरेशन शाबान शुरू किया है, वहां पे 29 पुलिस ऑफिसर्स ने जामे शहादत नोश किया है और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सवाल वही है कि दहशतगर्द जो हैं वो बहुत हाईटेक हो गए हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है ना कि हम हाईटेक नहीं है, हम उनसे ज़्यादा एडवांस हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनको किस तरह से उनके लिए उनको काउंटर करने की स्ट्रैटेजी को मजीद हमें इन्फोर्स करना होगा। देखिए सना, ये बुनियादी तो अपनी दहशतगर्दी होती है, इसके कन्फाइंड पैरामीटर्स नहीं होते, ये एसिमेट्रिक होती, इसीलिए इसको कहा जाता है इसमें सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री का मतलब ये है कि इसके टाइमिंग्स नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि इसमें एरिया कन्फाइंड नहीं होता, टाइम ऑफ द टारगेट नहीं होता, किस जगह हमला होगा वो नहीं होता, सिलेक्शन ऑफ द टारगेट्स डिफरेंट होती है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो अनफोल्ड करता है।
आप अच्छा। पूरे पाकिस्तान में जितने हजारों पुलिस स्टेशन है वहां पर ये नहीं समझ सकते कि आज यहाँ अटैक हो जाए, क्योंकि जो इनिशिएटिव लेता है उसके पास ये होता है, तो आमतौर पर सलाफबाज और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं। जब आपने खुद किसी दुश्मन पर हमला करना होता है, आपको चॉइस, टाइम, जगह, इंटेंसिटी, सिलेक्शन ऑफ वेपन सब कुछ पता होता है। लेकिन जब दुश्मन करता है तो इस तरह नहीं होता कि आप हर उस जगह, हर इंच पर, और खास तौर पर मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूं कि ये बहुत थिनली पॉपुलेटेड है। जो पंजाब है, मैं पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर अर्ज करता हूं आपको सिर्फ ओरिएंटेट करने के लिए कि कितनी ज्यादा फर्क है। तकरीबन 640 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पंजाब में रहते हैं, 520 के करीब सिंध में रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर 410 के करीब केपीके में रहते हैं, और सिर्फ 71 लोग के करीब बलूचिस्तान में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। और इमेजिन करें, ये तकरीबन पाकिस्तान का 41% एरिया है जो रकबा है बलूचिस्तान का। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंशाल्लाह हम ओवरकम कर लेंगे जी। एब्सोल्युटली राइट। खालिद साहब, ज़ाहिर है ये इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं बलूचिस्तान के, इसमें तो अब दो राय है ही नहीं ना, मतलब ये डिबेट करने वाली बात ही नहीं है शायद कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं, ये रोज़ी रोशन की तरह आया हो गई है। हमने बॉर्डर पे भी अपनी ज़ाहिर है वहाँ पर भी वर्किंग की भी है, वहाँ पे भी फेंसिंग मौजूद है। हिंदुस्तान से हम बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ अपने स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मत दाखिल करो। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिन हालात में फ़ौज पाकिस्तान जिस तरह से सीना सपर होकर दहशतगर्दों से उनको जहन्नुम वासिल कर रही है, लड़ रही है बाकायदा तौर पर, मज़ीद इस सारी सिचुएशन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि इस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सकता है इससे? नहीं, ये रातों रात नहीं होते, ये इस तरह के स्लीपर सेल्स कायम किए जाते हैं, हमारे दुश्मनों ने इंजेक्ट किए होते हैं, हम ही में रहते हैं। नेबरहुड में ज़ाहिर है आके आपने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शहर ग्रो कर गए, सिविलाइजेशन एक्सपैंड कर गई, जिंदगी बिजी हो गई, टाइम का बेस्ट एनवायरनमेंट हो गया। तो ये इस तरह के दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करके हमारे ही नेबरहुड में, खासतौर पर आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत दूर उफ्ताद इलाके हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, थिनली पॉपुलेटेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह नहीं है, और जाहिर है तकरीबन 41% रकबा है पाकिस्तान का। तो उसमें इस तरह के जो अनासिर होते हैं इनको इंजेक्ट किया जाता है और वक्त आने पर इनको एक्टिवेट किया जाता है। तो ये नहीं होता कि कोई हिंदुस्तान से इस वक्त चलता है और अफगानिस्तान से सीधा पहुंचता है और इस तरह की दहशतगर्दी शुरू कर दी जाती है। ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली हमारे ही अंदर रह रहे होते हैं। हमने ही, जो पिछले जमाने में आपको याद होगा, जब गांव में अगर कोई भी, आज भी गांव चले जाएं किसी में, तो आप ये नहीं कर सकते आप घर लेके रहना शुरू कर दें। आप घर किराए पे लेंगे किसी छोटे से कस्बे या गांव में, तो लोग आके पूछेंगे कि आप कौन है, कहाँ होते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ है आपकी फैमिली। अब क्योंकि वो चीज नहीं रही, तो ये फायदा उठाते हैं। अफसोसनाक बात यही है कि अब क्योंकि हमारी रीसेंट रेलेवेंस अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बड़ी बनी, खासतौर पर हमने हिंदुस्तान को पिछले साल हराया, फिर उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने अमन के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो बहुत सारे हमारे जो दुश्मनान हैं, चाहे वो नियर हों या फार हों, इनको ये रेलेवेंस, जो न्यू फॉन्ड हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट है, ठीक बात है। वो जाहिर है खालिद नहीं साहब, वक्त की बारे कमी खा है। रही या नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, बाबर यूसुफ जई, मावन खुसूसी बराए दाखिला बलोचिस्तान, लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, तीनों शुरा का बेहद शुक्रिया। बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल के ऊपर हम जाहिर है प्रोग्राम्स करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन ये बात मुसल्लमा हकीकत है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ अवाम पाकिस्तान शाना बशाना खड़ी है, और ये दहशतगर्द अगर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये खुला चैलेंज है उनके लिए कि फिर रियासत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा किसी एक दहशतगर्द को भी जिंदा नहीं रहने देगा। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।